अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन करम। पेश खिदमत है आपके लिए नया नावल मार्का हक। पंजाब के गबरू जियाले खुर्रम सुल्तान चौधरी की सरगुज़िश्त जिसने बदी के खिलाफ कदम कदम पर जिहाद किया। एपिसोड 1। मैं खुद को किसी हवाले से मुतारिफ कराते हुए खुशगवारी महसूस नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ माजी की जलती बुझती यादों का कड़वा कसरा धुआं है और मैं अपने वतन से बहुत दूर एक बदबूदार दलदल में किसी मसले में फूल की तरह पड़ा सिसक रहा हूँ। मेरा नाम खुर्रम सुल्तान चौधरी है। मैं सुल्तान अहमद चौधरी का दूसरा बेटा हूँ। मेरी पैदाइश पंजाब के एक दूर उफ्तादा गाँव में हुई थी। मेरे आबा और अजदाद फौजी थे। ये रिवायत जिंदा रखने की खातिर मेरे बड़े भाई को 18 साल की उम्र में फौज के सुपुर्द कर दिया गया था। मुझे भी उधर ही जाना था, लेकिन मेरे अंदर से जो नौजवान उभरा था उसे चार दीवारी पसंद नहीं थी। मैंने उस वक्त भी बगावत कर दी जब मुझे गाँव की आज़ाद फिजाओं से निकालकर कॉलेज में दाखिल किया जा रहा था। लेकिन मेरी वो बगावत एक रंगरूट की जिद के मुतरादिफ समझकर बड़ों ने प्यार से काम लेकर मेरी नाक में नकील डाल दी थी। लेकिन दिल की क्यारी में फूटी हुई ख्वाहिश कभी नहीं मरती, बल्कि चिंगारी की तरह मजबूरियों की राख में हमेशा जिंदा रहती है। मेरे दिल में आज़ाद फिजाओं में उड़ने और सारे बंधन तोड़ने की ख्वाहिश भी जिंदा रही। मेरे अंदर का बागी और हैरतों पर ईमान रखने वाला खुर्रम सुल्तान सितारों से आगे दूसरा जहां तलाश करने के लिए हर लम्हे बेकल रहता था। मैं दुनिया को सिर्फ नक्शे पर देखकर मुतमईन नहीं हो सकता था, बल्कि अपनी एड़ियों से दुनिया के चप्पे चप्पे पर अपने लिए चश्मे पैदा करने का अज़म किया हुआ था। खुदावंद क़ुद्दूस नए रास्ते और नए रास्तों पर चलने वालों को नई दुनिया भी देता है। वो खुज़े सूरत शख्स मुझे होटल डिलक्स के डाइनिंग हॉल में दिखाई दिया था, जिसकी मुट्ठी में मेरे माजी की ख्वाहिशों, मेरे हाल की तलब और मुस्तकबिल का चांद बंद था। उसने मुट्ठी खोलकर चांद की किरणों से मेरी ज़िंदगी के अंधेरों को मुनव्वर कर दिया। वो एक रिक्रूटिंग एजेंट था। उसने मेरे सामने चंद पासपोर्ट और टिकट ब्रीफकेस से निकाले थे। तभी मैं तकल्लुफ़ात की दीवारों को फलांगता हुआ उसके करीब चला गया। कॉलेज के ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर्स के दौरान मेरे कमांडर ने कहा था, टारगेट को तलाश करो, फासला निगाहों से नापो, राइफल की नाल सीधी करो और फिर सांस रोककर फायर कर दो। सोचने और समझने का दरमियानी वक्फा अगर ज़रा भी बढ़ गया तो टारगेट तुम्हारी नज़रों से ओझल हो जाएगा। मैंने टारगेट तलाश कर लिया था। अब सोचने की मुद्दत तवील करके टारगेट को ओझल होने का मौका नहीं दे सकता था। लेकिन वो भी बहुत घाक था और मेरी हैसियत ऐसे चूहे जैसी थी जो अपने वालिदैन को सोता छोड़कर पहली बार बिल से बाहर निकला हो। पहले तो वो मुझसे खेलता रहा, फिर जब मैं अपनी ख्वाहिशों की प्यास से निढाल हो गया तो उसने मेरी मंजिल की कीमत 20,000 लगाई। उस वक्त तालीमी खर्चात से बचे हुए कुल 50 रुपए मेरी जेब में थे। मुझे 19,950 रुपए दरकार थे। मैंने यतीम चचाजाद जीनत, जिसने मुझे अपने दिल की कार्नर्स पर सजा रखा था, उसके हाथों की मेहंदी और माँ के अरमान चुरा लिए। रसीदों की अदम मौजूदगी में जेवरात कोयलों के भाव मुझसे खरीदे गए। बहरहाल नोट बिल्कुल नए थे और मेरा रहनुमा बहुत पुराना था, इसलिए हफ्तों का काम दिनों में हो गया। जिस रोज मैं अपनी फिजाओं का सीना चीरता हुआ अपने गांव के ऊपर से गुजरा, मेरी आंखों में निदामत का धुआं सा भर गया था। लेकिन मैंने आंखों की नमी को एरोस्टिस की गुलनार शख्सियत की हरारत से खुश कर लिया। एक एजेंट ने मेरी पलकों के हर बाल में एक से बढ़कर एक सुहाना सपना पिरो दिया था। लेकिन हांगकांग जाकर सारे ख्वाब रेत के घरंदों की मानंद चकनाचूर हो गए। बस मैं था और शहर की सर्द और बेमहर रोशनियां थी। मैंने सुना था कि मर्द और शेर भूख के हाथों मजबूर होकर भी पराया शिकार नहीं खाते। लेकिन हांगकांग के उस रोशन और आबाद बाजार में जाकर मैंने सोचा, शेरों या गीदड़, भूख की चुड़ैल सबको यकसा ही दिखाई देती है। मेरे पास सिर्फ $30 थे, जो कि फायशारी के बावजूद 4 दिन चले। पांचवा और छठा दिन मैंने एक पार्क के बेंच पर सोते जागते और ख्वाबों में बिदकते हुए गुजारा। सातवें रोज काम करने और सांसों की डोरी को बचाने का फैसला किया। दिन के 12 बजे मैं घूमता हुआ एक टैक्सी स्टैंड पर गया और मुअद्दिब लहजे में ड्राइवर से कहा, जनाब, मैं काम करना चाहता हूँ। ड्राइवर ने उचटती सी निगाह से मेरी तरफ देखा और फिर चौंक सा गया। कहाँ से आए हो? उसने उर्दू में जवाब देकर मुझ पर शादी मर्ग किसी कैफियत तारी कर दी थी, क्योंकि अब तक जुबान का मसला आड़े आ रहा था। पाकिस्तान से। मैंने वफूर मुसरत से कपकपाती आवाज में उसे बताया तो उसके तासुरात एकदम बदल गए। मैं घबरा कर एक कदम पीछे हट गया। मैं हैरान था। मुझे उस अचानक तब्दीली का कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा था। मदन। टैक्सी में एक जवान जोड़ा बैठा था। नौजवान ने टैक्सी ड्राइवर को उर्दू में मुखातिब किया, बिमला का आउटिंग पर ले जाओ, मेरी ड्यूटी का वक्त हो गया है। मेरी हैरत साबुन के झाग की तरह बैठ गई। वो हिंदू था और मैं मुसलमान। उसी लम्हे एक और टैक्सी करीब आकर रुक गई। उसकी छत पर मैंने एक अटैची केस देख लिया। मुसाफिर एक अंग्रेज बूढ़ा था।
मैंने एड़ियां उठाकर अटैची गैस पकड़ा तो मेरे जबड़े पर हथौड़े जैसी ज़रब लगी। मैं लड़खड़ाता हुआ घुटनों के बल गिर गया। जमीन पर हथेलियां टेक कर मैं हमलावर की तरफ देखने लगा। वो उभरे हुए जबड़ों और बैठी हुई नाक वाला एक जर्द रौ नौजवान था, जो बटन जैसी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था। गालिबन जो कुछ मैं कर गुजरा था, ऐसी हालत में ना करता। मैं मुकाबला करने की हालत में नहीं था, लेकिन उसने पंजाब की मिट्टी और पानियों को ललकारा था। उस लम्हे मुझ पर इंकशाफ हुआ कि भूख और प्यास सिर्फ इंसानी जिस्म को लागर करती है, उसके जज्बों को मुतासर नहीं करती। मेरी हरकत गैर इरादी और बेख्तियारी थी। मैं दौड़कर उसके करीब गया और उसे टक्कर मारना चाहता था कि उसका तिरछा हाथ मेरी गर्दन पर पड़ा। मैं डकराता हुआ दोबारा जमीन बोस हो गया। जमीन चाट कर उठा तो मेरे तन बदन में शरारे से भर गए थे। वो टांगे फैलाकर हाथ कतरे आगे किए फैलाए खड़ा था। मैं पहली हिमाकत को फिर नहीं दौड़ाना चाहता था, इसलिए यूं लड़खड़ाता हुआ चलने लगा जैसे मध्य मुकाबिल के कदमों में गिरना चाहता हूँ। मेरा अंदाज शिकस्त आमेजी था। वहां खड़े मुसाफिरों और ड्राइवरों ने कह कह लगानी शुरू कर दिए। 3 कदम चलकर मैंने पलटने और झपटने का अमल एक साथ ही किया था। वो मुझे झपटते देखकर उछला, लेकिन उसकी गर्दन मेरे आर्म लॉक में फंस चुकी थी। उसे झटक कर पीछे किया और खुद झुक कर आगे बढ़ा तो वो मेरी पुष्ट से होता हुआ दूर जा गिरा। उसके हलक से उभरने वाली चीख सुनकर मैंने देखा तो वो किसी दम तोड़ते कुत्ते की तरह मुंह खोले हाथ पांव मारा था। मैंने आस्तीन से आंखों में गिरता खून साफ किया और एक तरफ चल पड़ा। सुनो नौजवान। आवाज सुनकर मैंने चलते चलते पलट कर देखा। मेरे पीछे एक बूढ़ा सिखा रहा था। वो एक तवील कामत मजबूत जिस्म का बूढ़ा था। उसने मेरे दाएं शाने पर अपना वजनी हाथ रखा। हिंदुस्तानी हो के पाकिस्तानी? पाकिस्तानी। मैंने फख्र से कहा। पंजाबी हो ना? ऐसे शेर जवान मेरा पंजाबी पैदा करता है। मेरा नाम अमर सिंह है। मेरा घर जिला मोंटगोमरी के चक 86 में था। आपा ने तेरी चड़तल देखकर ही पहचान लिया कि गबरू पंजाब दा है। सुन पुत्र, जिसकी हड्डियां तू कड़कड़ा के आया ना, वो चिंगची का आदमी है। चिंगची इत्थे का बहराम डाकू है। और चल मेरे नाल, वरना चिंगची के खुंडे तेरी हड्डियां तोड़कर किसी गटर नाल फेंक देंगे। अगर पन्ना की पेशकश को हिंदू करता तो मैं कभी भरोसा ना करता। मुझे सियासत और जंग में हिंदू की जहनत का तजुर्बा बड़ा तल्ख था। मैं उसके साथ चल दिया। अमर सिंह का मोहल्ला देखकर मैंने सोचा कि उजले लिबास में गलीज बदन हर जगह पाए जाते हैं। वो मोहल्ला ऐसा ही था जैसे हमारे यहाँ के मोहल्ले होते हैं। किसी घर की चार दीवारी ना थी। मैली औरतें सहन में बैठी हुई गलीज नंग धड़ुंग बच्चों को दूध पिला रही थी। ये स्वीपर कॉलोनी है। अमर सिंह ने मोहल्ले की हालत के बारे में वजाहत की। मैंने उसे नहीं पूछा कि वो अपना घर, अपना मुल्क और अपने बच्चों से दूर आकर खाकरोबी क्यों करता है। अगर पूछ भी लेता तो उसका जवाब गाली बनकर मुझे उन हमवतनों की तरफ ले जाता जो बाहर जाकर पराई गलाजतों के अनबार में डूब जाते हैं और अपने वतन की सौंधी सौंधी मिट्टी से मोती रोलते उन्हें शर्म आती है। मैं खुद भी उन्हीं जैसा था। फिर मैं अमर सिंह से सवाल कैसे कर सकता था? उसका घर 2 दड़बों पर मुश्तमिल था। एक में वो लकड़ी की चारपाई पर सोता था और दूसरा दड़बा जिंदगी के तमाम तर जरूरियात के लिए मखसूस था। अमर सिंह बिलाशुबा एक हसास और जिम्मेदार इंसान था। उसने मेरी मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाया। वो मेरे लिए नई प्लेट और मग लाया। खाना बाजार से मंगवा दिया। हालांकि मैं जहनी तौर पर उसके साथ खाना खाने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। वो पहली रात मैंने भरे पेट के साथ एक छत के नीचे पुरसुकून नींद में बसर की थी। सुबह अमर सिंह स्नान के लिए उठा तो उसने मुझ पर झुककर कहा, पुत्र उठ जा, वो तेरी नमाज का वक्त जा रहा है। सने बलूगत से आज तक मैंने कभी नमाज अदा नहीं की थी, लेकिन अमर सिंह ने मुझे नमाज के वक्त का एहसास दिलाकर झंझोड़ डाला। मैंने उठकर नमनाक आंखों को वजू के सर्द पानी से धोया और एक सिक्के घर में उस खुदा के सामने दरेज हो गया जो यकीनन अमर सिंह का भी रब था। नाश्ते से फारिग होकर अमर सिंह ने डांगरी पहनी और सफाई वाला लंबा ब्रश उठाकर जब खामोशी से बाहर जाने लगा तो मैंने आगे बढ़कर उसकी बगल से ब्रश निकाल लिया। नहीं चौधरी, अभी नहीं, कुछ दिन आराम कर ले। मैं तेरे लिए कोई दूसरा काम देखूंगा। कोई बेहतर काम ना मिला ना तो ब्रश ले लेना। उसने नरमी से मेरा हाथ दबाया और ब्रश निकाल लिया। कुछ देर बाद कदमों की हल्की सी चाप सुनकर मैंने देखा तो 17-18 बरस की दुबली पतली सी सांवली लड़की अपनी कटोरा सी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। उसका सरापा शलवार कमीज ने ढांप रखा था। तुम सिख तो नहीं लगते? मेरी अम्मा का भी ये ख्याल है। वो ठेठ पंजाबी में बोली। माए कभी झूठ नहीं बोलती। मैं मुसलमान हूँ। मैं अम्मा को बताती हूँ। वो पलटी और दौड़ती हुई बाहर निकल गई। या खुदाया, कहीं मेरे को ख्वाब तो नहीं दिख रहा? हांगकांग में जाने पहचाने चेहरे, ये अपने से लोग, क्या है सब? चंद ही लम्हे बाद पूरा खानदान उस दड़बे में आ गया था। कमांड उसी लड़की के हाथ में थी। वो सबसे आगे आगे थी और सबको अपनी दरियाफ्त दिखाने के लिए लाई थी। वो औरत उसकी माँ थी।
میں احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے دوپٹے سے جھانکتے اس کے سفید بال دیکھ کر مجھے اپنی ماں یاد آ گئی تھی، جو یقیناً چھپ چھپ کر میرے لیے روتی ہوگی اور سب کے سامنے مجھے بددعائیں دیتی ہوگی۔ میں نے اسے کتنا دکھ دیا تھا۔ اس نے مجھے دودھ پلایا تھا اور میں اسے ڈس کر بھاگ آیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بڑھاپے کی لاٹھی اور خاندان کا پاسبان بنایا تھا، لیکن میں نے ڈاکو بن کر اسے لوٹ لیا تھا۔ پھر بھی وہ ایک ماں تھی، بیٹے کے لیے ضرور روتی ہوگی۔ ہم بھی مسلمان ہیں، آپدہ کے ابا بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں۔ تم کہاں سے آئے ہو بیٹا؟ ماں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے پوچھا۔ پاکستان سے۔ اور کوئی نوکری ملی؟ ابھی نہیں، ابھی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر چاہو تو میں آپدہ کے ابا سے کہوں، وہ ایک کلب میں بار ٹینڈر ہے۔ اماں، یہ امر سنگھ کے ساتھ کیسے رہے گا؟ وہ تو سکھ ہے نا؟ آپدہ نے جیسے اصل بات ماں کو یاد کرائی۔ اور کوئی گل نہیں بیٹی، پردیس میں تھالی ایک ہی ہوتی ہے اور سب اسی میں کھاتے ہیں۔ امر سنگھ بڑا چنگا انسان ہے۔ اور تو نے اپنا نام نہیں بتایا پتر؟ میرا نام خرم سلطان ہے۔ کچھ دیر رک کر ریحانہ بیگم اپنے بچوں کو سمیٹ کر واپس چلی گئی، لیکن اس خاندان کے خلوص اور اپنائیت کی خوشبو دیر تک میرے حواسوں پر طاری رہی۔ دوپہر کو آبدہ پیشانی تک دوپٹہ اوڑھے، سمٹی سمٹائی چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک ٹرے لیے حاضر ہو گئی۔ ٹرے میں ساگ اور توے کی چند روٹیاں تھیں۔ سادہ سا بے تکلف کھانا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں۔ نہیں جی، گڈو آپ کے پاس رہے گا، میں توے پر روٹی ڈال کر آتی ہوں، اماں کام پر ہے۔ اوہ، کیا اماں بھی کام کرتی ہیں؟ میں نے نوالا چباتے ہوئے پوچھا۔ جی، آبدہ نے جیسے سسک کر اعتراف کیا۔ یہاں ہر فرد کو دونوں ہاتھوں سے کام کرنا پڑتا ہے۔ ہم بہن بھائیوں کو باہر جانے کی ہمت نہیں پڑتی۔ یہاں بردہ فروش دن دہاڑے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بلے ہوئے بلے! امر سنگھ نے صحن میں داخل ہوتے ہی نعرہ لگایا اور آبدہ سمٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ او اجے تو سارا پاکستان امر سنگھ کے آیا ہوا ہے۔ بیٹھو بیٹھو دھیرانی۔ اچھا جی، تو اپنے بھائی بن کی خدمتاں ہو رہی ہیں۔ امر سنگھ صندوق پر بیٹھا تو آبدہ پلٹ کر باہر نکل گئی۔ آؤ چچا، کھانا بہت ہے۔ میں نے ٹرے سرکاتے ہوئے کہا۔ وہ گھر کا کھانا کھائے مدت ہو گئی، میری بیٹی کلونت کور بھی آبدہ جتنی ہوگی۔ اس نے روٹی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، تیرے لیے کام دکھایا ہوں۔ کیسا کام ہے چاچا؟ بس کام ہے، ابھی پاؤں رکھ لے تو جگہ خود بخود بن جائے گی۔ سروس اسٹیشن پر گڈیوں پہ کپڑا مارنے کا کام ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ مجھے اپنی تقدیر کے مذاق پر رونا آ رہا تھا، مگر میں ہنسنے لگا۔ میری ہنسی دکھ بھری تھی، جسے امر سنگھ نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اور میں بھی تیری طرح ہی سپنے لے کر آیا تھا پتر۔ جس قسم کے سپنے آنکھوں میں چھپا کر تم یہاں آئے ہو نا، اگر چاہو تو وہ تم شیش محل تعمیر کر سکتے ہو، پر یہ لباس پہن کر اس شیش محل میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ میں لباس نہیں اتار سکا، اسی لیے برش خریدا ہے۔ میں جب خود لباس اتارنے کی ہمت نہیں کر سکا تو تمہیں کیا مشورہ دوں گا؟ ہم تو تقدیر کے کھلونے ہیں، بے بس کھلونے، اس لیے اپنے فیصلے خود پر لاگو کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ امر سنگھ میری اس بات کو سن کر جیسے نوالا چبانا بھول گیا۔ تجھے تقدیر نے اچھے فیصلے کے ساتھ اس شہر میں اتارا ہے۔ تیرے اندر کی آتما بیکل بھی ہے اور جیدار بھی۔ تیرے ہاتھ یہ لباس نوچ پھینکیں گے، پر امر سنگھ کی گل یاد رکھنا، اس لباس کو اتار کر جلانا نہیں، کہیں اپنے اندر کسی کونے میں رکھ دینا۔ انسانیت جل جائے تو راکھ سے درندہ جاگتا ہے۔ یہ شہر ایسی خونی درندوں کا مسکن ہے۔ تجھے کبھی نہ کبھی اپنی مٹی پھر بلائے گی، تمہیں ادھر جانا ہی ہوگا۔ اس وقت تمہیں یہ لباس کام دے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں چاچا، میں ہمیشہ یہ لباس اپنے قریب رکھوں گا۔ میرے لباس کا ہر دھاگا مرہم اور پٹی کا کام دیتا رہے گا۔ میں اپنے رب سے تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا پتر۔ میں نے تیرا جیسا گبرو بیٹا اس جنگل میں کھو دیا ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اوہ، کہاں ہے وہ چاچا؟ وہاں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ امر سنگھ نے الٹے ہاتھ سے نمناک آنکھوں کو صاف کیا اور پلیٹ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ میں نے چھوٹا ریکارڈ کیا ہے اس وجہ سے کہ آپ لوگ اس کو سنیں اور ذرا اپنی یادداشت کو کھنگالیں اور مجھے بتائیں کہ یہ ناول آپ لوگوں نے پہلے کبھی سنا ہے یا نہیں۔ اگر تو آپ لوگوں نے اس کو کہیں سنا ہوا ہے خدا نہ خواستہ، تو پھر میں کوئی دوسرا ناول تلاش کروں اور آپ لوگوں کو وہ پڑھ کے سناؤں۔ اور جو بھی مجھے بتائے گا کہ یہ ناول اس نے سنا ہوا ہے تو کائنڈلی مجھے چینل کا نام بھی اپنے کامنٹ میں لکھ کر بتائیں، تاکہ میں اس کو خود سے جا کے چیک کروں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔